नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीटेट एग्ज़ाम है वो 28 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जिसमें 28 और 29 दो दिन आपका एग्ज़ाम भी चला है। बीच में 7-8 दिन की आपकी छुट्टी है। तो 2 दिन जो आपका एग्ज़ाम चला है उसमें पर्यावरण अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। उसका सार आपको यहाँ पर बताएंगे, कुछ प्रश्न हमारी तरफ से बताएंगे, टॉपिक आपको बताए हैं उनसे संबंधित आपको प्रश्न बताएंगे। तो स्किप नहीं करना है। टोटल 45 प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपका एग्जाम आगे आने वाली तारीख को है तो यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण अध्ययन के वो कहीं नहीं जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में हमें जरूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था 28 तारीख को। सही जोड़ी आपका मिलान करना था। 4 विकल्प दिए गए थे और 4 विकल्प में राष्ट्रीय उद्यान दिए गए थे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। ये आपको सही जोड़ी मिलान करना था। जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इन चारों राष्ट्रीय उद्यानों को रखा गया था। सामने उनके राज्य थे, यहाँ पर सही जोड़ी मिलान करना था। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पता होगा, ये उत्तराखंड में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिलान करके आंसर का चयन करना था। तो ये प्रश्न पूछा गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको सभी को पता होगा कि ये उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला है सीटेट एग्जाम में। और यह एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान। यदि पूछा जाए कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे पुराना, इसका जो पुराना नाम क्या है तो इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क किसका पुराना नाम है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है। और यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है। यदि इसकी स्थापना वर्ष पूछे तो इसकी स्थापना वर्ष है 1936। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1936 में हुई थी। ठीक है, तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, वह पक्षी कौन सा है जो सिर से दुम तक नीला है? ये प्रश्न हमने पहले बताया था। मैना है, उल्लू है, कौवा है या फिर मोर है? तो वहां पक्षी कौन सा है जो सिर से दुम तक नीला है? सभी को पता है वहां पक्षी कौन सा होगा? मोर होगा। चलिए, कौन सा सामाजिक कीट नहीं? यहां पर देखिए, जो समाज में रहना पसंद नहीं करता है, समूह में रहना पसंद नहीं करता है, वहां कौन सा कीट है? चींटी है, ततैया है, मधुमक्खी या फिर मकड़ी है? ये प्रश्न इसके पहले सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में भी पूछा गया था, ऑफलाइन एग्जाम में भी पूछा गया था। तो आपको पता होगा वो सामाजिक कीट कौन सा है? मकड़ी है। मकड़ी अकेले रहना पसंद करती है, आपने देखा होगा, समूह में नहीं रहती है। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। मकड़ी के बारे में छोटी सी जानकारी देंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो मकड़ी होती है ये आर्थ्रोपोडो संघ का जीव है। क्या है ये? आर्थ्रोपोडो संघ का जीव है। और मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। वो कौन सा कीट है जिसे कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है? तो वो है मकड़ी। क्यों माना जाता है? क्योंकि कीट के कितने पैर होते हैं? लगभग सभी के 6 पैर होते हैं। कितने? 6 पैर। लेकिन मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। इसलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद भी माना जाता है। और मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि ये अकेला रहना पसंद करती है। तो ये चित्र के माध्यम से आपको बता दिया है, आपको ये जानकारी होना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है? 270 डिग्री तक, है ना। यदि डिग्री में पूछे तो 270 डिग्री। मैना है, उल्लू है, कौवा है या फिर कोयल है? आपको पता होगा इसका आंसर। वो आंसर होगा आपका उल्लू, है ना। उल्लू जो है अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर घुमा लेता है। यहां पर देखें तो लिखा हुआ है, यदि घोंसले के बारे में पूछे कि उल्लू का घोंसला किस प्रकार का होता है तो आप देख सकते हैं पेड़ के किसी खोखले भाग को ही वो अपना घोंसला बना लेता है। इस प्रकार का घोंसला किसका होता है? उल्लू का होता है। और ये अपनी जो गर्दन है वो काफी हद तक पीछे घुमा सकता है। कितना डिग्री घुमा सकता है? तो ये अपनी गर्दन आप जो है 270 डिग्री, कितनी? 270 डिग्री तक अपनी गर्दन ये घुमा सकता है। चलिए, 5वां प्रश्न है कि वो कौन सा पक्षी जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है? झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी के बारे में पूछा गया है। मैना है, उल्लू है, कौवा है या फिर कोयल है? तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा। वह पक्षी कौन सा है? मैना है। जो मैना पक्षी है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। छठा प्रश्न है आपका, कौन सा फल है? देखिए, फल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एक विकल्प में 2 से 3 फल सब्जियों के नाम थे, यहाँ पर एक एक रखा है मैंने, है ना, मेरे अनुसार। तो यहाँ पर फल से एक प्रश्न पूछा गया था। तो आलू है, आम है, गाजर या फिर मूली है? तो यहाँ पर फल के बारे में पूछा गया था और फल कौन सा होगा आपका? यहाँ पर आम, है ना। आम क्या है? यहाँ पर फल है। तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए,
थीम से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं डेली, थीम से और उप थीम से। एक प्रश्न थीम से पूछा गया था और एक प्रश्न आपका उप थीम से पूछा गया था। तो थीम कितने प्रकार की होती है, उप थीम कितने प्रकार की होती हैं, ये जो है हमने पहले भी बता दिया है, फिर से बता देते हैं। तो थीम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, क्या जल है, मौसम है, सामग्री है या फिर जानवर है। तो यहाँ पर यदि आपने पढ़ा होगा कि थीम कितने प्रकार की होती हैं और उप थीम क्या क्या होती हैं, तो आप यहाँ पर आसानी से आंसर लगा सकते हैं कि जो जल है वो क्या है, थीम है। अब थीम कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां पर भी मैं व्याख्या कर रहा हूं उसका, है ना। एग्जाम हॉल में जाने से पहले 1-2 घंटे पहले इसको रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो थीम कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। उप थीम कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। उप थीम किसकी होती हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये परिवार एवं मित्र की होती हैं उप थीम। कितनी, 4। सबसे पहले उप थीम की बात करेंगे, उसके बाद हम थीम की बात करेंगे। तो परिवार एवं मित्र की 4 प्रकार की उप थीम कौन कौन सी है। पहला है आपका संबंध, दूसरा है कार्य और खेल, तीसरा है जानवर और चौथा है पौधा। ये 4 प्रकार की उप थीम है। किसकी है पूछा जाता है, तो परिवार एवं मित्र की है। अब हम थीम की बात करें तो पहले नंबर पर आता है आपका परिवार एवं मित्र, दूसरे नंबर पर आता है भोजन, तीसरे पर आता है आश्रय, चौथे पे पानी, पांचवे पे यात्रा और छठे नंबर पर आता है चीजें जो हम बनाते और करते हैं। ये 6 प्रकार की थीम है और 4 प्रकार की उप थीम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, जैसे कि यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या के लिए थीम की उप थीम है। देखिए, उप थीम पूछा गया है कि थीम की उप थीम कौन सी है। परिवार एवं मित्र है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, आवास है या फिर जानवर और पौधे है। तो अभी कुछ समय पहले ही मैंने बताया था, कुछ सेकंड पहले ही मान लीजिए बताया था, तो आपको पता होगा कि परिवार एवं मित्र, हम चीजें कैसे बनाते हैं और आवास, ये तीनों ही क्या है, थीम है। जानवर और पौधे ये दोनों ही क्या है, उप थीम है। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, एक सौर मंडल से प्रश्न पूछा गया था, तो मेरे अनुसार ये प्रश्न रखा गया है ना। जैसे कि मैंने टॉपिक आपको बताया था कि सौर मंडल से प्रश्न पूछा गया है, तो मैंने यहां पर ये प्रश्न रखा है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। वो पृथ्वी है, शनि है, मंगल है या फिर शुक्र है। तो वो कौन सा ग्रह है, सभी को पता है, वो ग्रह कौन सा होगा, आपका पृथ्वी होगा। आगे हम बात करें और भी जो ग्रह हैं कि जो नीला ग्रह है वो पृथ्वी है। शुक्र चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। काला ग्रह किसे कहा जाता है, काला ग्रह तो शनि को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो मंगल को कहा जाता है। हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो अरुण को कहा जाता है ना। इस प्रकार के प्रश्न भी आने वाले एग्जाम में आप देख सकते हैं, आ सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है नेफंथिस पौधा, है ना। घटपर्णी पौधे के बारे में पूछा गया था कि मेंढकों और कीटों को फंसाने वाला, खाने या फिर पकड़कर खा जाने वाला जो घटपर्णी पौधा है वो कहां पर पाया जाता है। मेघालय में पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है, मिजोरम में पाया जाता है या फिर महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं, ये जो सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें से उठा के दे दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि सारे दे दिए गए हैं, लेकिन लगभग वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ वहां पर डिफरेंस हो सकता है। तो वहां पौधा कहां पाया जाता है, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में या फिर महाराष्ट्र में। राइट आंसर इसका आपको पता होगा, यह पाया जाता है आपका मेघालय में। कहां पाया जाता है, मेघालय में। तो यहां पर हम चित्र भी देखेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, चित्र आप देख सकते हैं, इस प्रकार का जो पौधा होता है उसे क्या कहा जाता है, नेफेंथिस पौधा कहा जाता है। इसे घटपर्णी पौधा भी कहते हैं, इसे कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं और इसे शिकारी पौधा भी कहते हैं। तो ये यदि हम देश की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कौन कौन से देश में पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। यदि भारत की बात करें कि भारत में किस राज्य में पाया जाता है, तो ये भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। और घटपर्णी को शिकारी पौधा भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी जीव को, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको ये अपना शिकार बनाता है ना। क्योंकि यह चूहा, मेंढक एवं अन्य कीड़े मकोड़े को ये अपना शिकार बनाता है, इसलिए इसे शिकारी पौधा भी कहा जाता है। चलिए, आगे हम बात करें तो इसका आकार जो होता है वो लंबे घड़ेनुमा आकृति का होता है। अभी आपने देखा चित्र है ना, कैसा होता है वो, इसका आकार लंबे घड़ेनुमा आकृति का होता है और घड़े के मुख के पास कांटेनुमा आकृति लगी होती, जैसे कि कोई जीव वहां पहुंचता है, उसका शिकार हो जाता है, वो उसके अंदर चला जाता है और ऑटोमेटिक जो ऊपर एक प्रकार का ढक्कन है वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना। तो घटपर्णी से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। पूछा जाता है कि क्या
किसकी वजह से कीड़े मकोड़े आते हैं? तो गंध की वजह से आते हैं। विशेष प्रकार की गंध होती है जिसमें आकर्षित होकर विभिन्न प्रकार के जीव खींचे हुए इसके पास चले आते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। घटपर्णी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। कहां पर पाए जाते हैं ये? जहां पर नाइट्रोजन का अभाव होता है। नाइट्रोजन किससे प्राप्त करते हैं ये? तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे ये नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए ही ये शिकार करते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, है ना। तो ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तीसरा प्रश्न है, देखिए राज्यों के समूह से काफी प्रश्न पूछे गए हैं, तो जितने भी राज्य के समूह हैं वो सारे यहां पर आपको बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। देखिए इसके बाद में मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगा कि कौन से राज्य किस किस के निकट है ना। तो वो आपको ध्यान में रखना है और आगे जो प्रश्न आएंगे वो उसी से संबंधित आएंगे और वहां पर सबसे पहले आपको आंसर देना है। तो यहां पर देखिए अरब सागर के किनारे बसे राज्यों के बारे में आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प पढ़ूंगा, फालतू आपका समय खराब होगा क्योंकि राज्य लिखे हुए हैं। तो यहां पर आपको अरब सागर के किनारे बसे हुए राज्यों के बारे में बताना है। तो यहां पर देखिए सीधा सीधा मैं आंसर बताऊंगा, इसका राइट आंसर होगा आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और भी राज्य है जो कि अरब सागर के किनारे बसे हुए हैं, तो राइट आंसर आपका यहां पर पहला वाला होगा। देखिए सबसे पहले हम उत्तर को जानते हैं कि अरब सागर से जुड़े तटीय क्षेत्र कौन से हैं, राज्य कौन कौन से हैं, राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो उसमें आपका आ जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दादर और नगर हवेली और लक्षद्वीप। ये सभी मैंने जो आपको बताया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये अरब सागर से जुड़े हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर देखिए एक एक करके मैं बताऊंगा, सुन लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट ये जानकारी है क्योंकि यहाँ पर किसी भी राज्य से प्रश्न आपके सामने आ सकता है। तो यहाँ पर राज्य की सीमा से लगे राज्य या फिर जो निकटवर्ती राज्य है उनके बारे में बताऊंगा, जैसे बंगाल की खाड़ी के बारे में, अरब सागर के बारे में, इन दोनों के बारे में आगे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे अरब सागर के बारे में अभी पूछा गया है, बंगाल की खाड़ी के बारे में आगे पूछा जाएगा, या फिर जम्मू कश्मीर के बारे में भी पूछा जा सकता है, मिजोरम के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको इन सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये किनारे बसे हुए बंगाल की खाड़ी के। अरब सागर में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, है ना। जम्मू कश्मीर की हम बात करें कि जम्मू कश्मीर के जो निकटवर्ती राज्य है वो कौन कौन से हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश है और पंजाब है। मिजोरम की हम बात करें तो मिजोरम के त्रिपुरा, असम और मणिपुर, ये पूछा गया है, आगे हम बात करेंगे, है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और आगे मैं इस प्रकार के प्रश्न पूछूं तो आपको आंसर पहले देना है। तो मिजोरम के जो निकटवर्ती राज्य है वो कौन से हैं, त्रिपुरा है, असम है और मणिपुर है। पंजाब की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा है। उत्तराखंड की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है ना, ये 2 राज्य है निकटवर्ती राज्य उत्तराखंड के। राजस्थान की हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये राजस्थान के निकटवर्ती राज्य हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, नई दिल्ली है, क्योंकि ये सबसे बड़ा राज्य है। यदि आप पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो वो उत्तर प्रदेश है। और ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर राज्य बताए हैं सभी के सभी, नई दिल्ली जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये भी निकटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आता है। मध्य प्रदेश की बात करें, जैसा कि अभी पूछा गया था, है ना, हाल ही की जो आपकी एग्जाम हुई थी शायद 28 या 29 में पूछा गया था, 29 में पूछा गया था, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है। असम की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी के सभी असम के निकटवर्ती राज्य है। तेलंगाना की हम बात करें तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तेलंगाना के जो निकटवर्ती राज्य है उसमें छत्तीसगढ़ आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, कर्नाटक आएगा और महाराष्ट्र आएगा। गुजरात की हम बात करें, गुजरात से भी प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य गुजरात के निकटवर्ती राज्य है। जैसा कि मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना। आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा गया था अभी हाल ही में 29 तारीख को कि आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो वह ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाए इसको एक बार पढ़ लीजिएगा या फिर मैप को एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के जो निकटवर्ती राज्य है वो ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है। चलिए आगे हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के जो किनारे पर राज्य है उनके बारे में। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए 4 विकल्प मैं नहीं बताऊं उसके पहले आपको आंसर देना है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है। यहाँ पर पहले आपको आंसर देना है क्योंकि इन सभी के बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले ही जानकारी दे चुका हूं। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये तीनों राज्य जो हैं
ये बंगाल की खाड़ी से लगे हुए यानी कि इनके किनारे पर है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसे कि और भी केंद्र शासित प्रदेश और भी राज्य हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो उसमें पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि ये भी बंगाल की खाड़ी के तट के साथ भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे हम बात करेंगे मिजोरम की। देखिए मिजोरम के निकटवर्ती जो राज्य है उनके बारे में भी थोड़ी देर पहले बताया था, तो आपको पहले आंसर देना है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ है क्या? बिहार, छत्तीसगढ़, असम है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम है, या फिर त्रिपुरा, असम, मणिपुर है। मिजोरम के निकटवर्ती राज्यों के बारे में आपको बताना है, 3 राज्यों के बारे में। देखिए अभी हमने बताया था त्रिपुरा, असम और मणिपुर, ये तीनों राज्य किसके निकटवर्ती राज्य है? मिजोरम के, है ना। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है रेगिस्तान ओक के बारे में। देखिए रेगिस्तान ओक के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। ये जो प्रश्न है मैंने मेरे अनुसार रखा है ना। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कैसा प्रश्न आया होगा, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रेगिस्तान ओक से संबंधित जितनी भी जानकारी है इस प्रश्न के माध्यम से इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दी गई कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन का चयन करना। देखिए यहाँ पर कूट में आंसर देना है ना, नीचे देख सकते हैं 4 विकल्प है आपके सामने। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, गलत को हटा देना है और सही का आपको चयन करना है। तो पहला विकल्प हम यहां पर पढ़ेंगे कि यहां वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। जो सामान्य कमरे की दीवार की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? लगभग 10 फीट होती है। कितनी होती है? 10 फीट होती है। और इसकी भी जो लंबाई होती है वृक्ष की वो भी लगभग 10 फीट ही होती है। तो बिल्कुल आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। यहां वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो देखिए पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, बी वाला गलत होगा, क्योंकि आबू धाबी में नहीं पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अबू धाबी में नहीं पाया जाता, तो बी वाला विकल्प आपका गलत होगा। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि वहां कौन सा वृक्ष है जिसके तने में जल एकत्र होता है और साथ में वहां के जो स्थानीय लोग हैं जब उनको आवश्यकता पड़ती है जल की तो वो पाइप लगाकर निकालकर उसको पीते हैं। तो याद रखिएगा वो रेगिस्तान ओक है और ये बिल्कुल सही विकल्प है आपका। और इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है जब तक जल तक वो नहीं पहुंच सके। ये भी आपका बिल्कुल सही है, वो जब तक जाती रहती है जड़ें जब तक कि उसको पानी नहीं मिल सके। लगभग 30 गुना यानी कि 10 फीट यदि वृक्ष है तो इसमें आप 30 का गुना कर दीजिएगा, वो वहां तक यानी कि 300 फीट नीचे गहराई तक जो वृक्ष की जड़ें है वो पहुंच सकती है, या फिर कह सकते हैं जब तक उसको पानी नहीं मिले, है ना। और आपका 4th विकल्प है कि इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत सी शाखाएं नहीं होती। छोटा सा वृक्ष तो होता है बड़ा, लेकिन उसमें ऐसे घने पत्ती वगैरह नहीं होती हैं। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका जो होगा, नहीं 5th वाला जो विकल्प होगा वो गलत होगा। सही क्या होगा आपका? ए, सी और डी। तो देखेंगे ए, सी और डी कहां पर है, तो पहले वाले विकल्प में देखेंगे तो आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। यहाँ पर रेगिस्तान ओक के बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेगिस्तानी ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और रेगिस्तान ओक का जो तना होता है वो कितने मीटर का होता है? तो 10 से 12 फीट, है ना। और मीटर की हम बात करें तो लगभग 4 से 5 मीटर, है ना। 4 से 5 लिखा है यहाँ पर, 3 से 4 लिखा हुआ, सॉरी 3 से 4 मीटर का होता है। मीटर में 3 से 4 मीटर और फिट में 10 से 12 फीट होता है। आगे हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के भूभाग में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है। इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। वहां पर यहाँ पौधा काफी उपयोगी है, यानी कि पानी की जहां पर कमी होती है वहीं पर यह पौधा पाया जाता है रेगिस्तान में, है ना। बात करें कि रेगिस्तानी ओक की जड़ें जो होती हैं तने से कितनी गहरी होती हैं? 30 गुना गहरी होती है। कितनी गुना? 30 गुना। और रेगिस्तानी ओक के तने में जल संग्रहित होता है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और स्थानीय निवासी के सामने जब जल संकट होता है तो वे एक चाकू एवं पाइप की मदद से तने में संग्रहित जल का उपयोग करते, उसको निकाल लेते हैं और अपना पीने में उसको उपयोग करते हैं। तो रेगिस्तानी ओक का यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं, इस प्रकार का रेगिस्तानी ओक होता है। आगे हम बात करेंगे 15वें प्रश्न की। तो नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? उबला हुआ टेपियोका सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। उबला हुआ टेपियोका आंध्र प्रदेश है, गोवा है, तमिलनाडु है या फिर केरल है। तो यहां पर यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है टेपियोका के संबंध में तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर केरल होगा। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी, मतलब यहाँ पर विटामिन सी का स्रोत पूछा गया है। दूध है, अंडा है, नींबू है या फिर सोयाबीन है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन सी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो ये प्रश्न मेरे अपने अनुसार रखा गया है कि विटामिन सी का स्रोत कौन सा है, दूध है, अंडा है, नींबू है या फिर सोयाबीन है। तो विटामिन सी में जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे जो स्रोत होते हैं वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं। तो यहाँ पर खट्टा क्या है, नींबू, और नींबू विटामिन सी का स्रोत है। यहाँ पर आगे हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले विटामिन को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में, सॉरी, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी और विटामिन सी है। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी जो बचे हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन है, जैसा कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो 4 विटामिन है ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो यहाँ पर एक तरफ लिखा हुआ है आपका विटामिन, फिर रासायनिक नाम उसका लिखा हुआ है, फिर उसकी बीमारी लिखी हुई है और उसके स्रोत लिखे हुए हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विटामिन ए की हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इससे कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी नामक बीमारी होती है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, दूध है, घी है, गाजर है, अंडे हैं और पालक है। स्रोत पर भी आपको ध्यान देना है क्योंकि इस प्रकार के भी प्रश्न अभी सीटेट में हाल ही में पूछे जा रहे हैं। विटामिन बी की हम बात करें तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, है ना। और इससे कौन सी बीमारी होती है, बेरी नामक बीमारी होती है। और इसका क्या स्रोत है, खाद्यान्न है, अंडा है, दाल है, हरी सब्जी है। विटामिन सी की हम बात करें, अभी हमने बात की खट्टे जो पदार्थ होते हैं ना, जैसे कि आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर, ये सभी थोड़ा इसमें खट्टापन होता है, तो ये सभी किसके स्रोत है, विटामिन सी के। और इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। और इससे कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। और इसके स्रोत क्या क्या है, आंवला, संतरा, नींबू और टमाटर है। विटामिन डी की हम बात करें तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, सॉरी। और इससे कौन सी बीमारी हो जाती है, रिकेट्स नामक बीमारी किससे होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। और इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, सूर्य के प्रकाश से, दूध से, मछली का तेल से, है ना। विटामिन ई की हम बात करें तो टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। और इससे कौन सी बीमारी होती है, बाचपन की शिकायत विटामिन ई की कमी से हो जाती है ना। और इसके कौन कौन से स्रोत है, गेहूं है, हरी सब्जी है, मटर है और मक्का है। विटामिन के की हम बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, ये रासायनिक नाम किसका है, विटामिन के का। और इससे कौन सी बीमारी हो जाती है, रक्त का थक्का न बनना, यानी कि रक्त बहता रहता है, थक्का नहीं जमता, बंद नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो बीमारी है विटामिन के की कमी से होती है। और इसको पूरा करने के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए, यानी कि इसके स्रोत क्या क्या है, दूध, दही और पनीर, इसको आपको खाना चाहिए समय समय पर, है ना। तो ये विटामिन कौन कौन से हैं, उसके रासायनिक नाम कौन कौन से हैं, उससे कौन सी बीमारी हो सकती है और उसके स्रोत कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी दी गई है। ये आपको आगे बहुत काम आ सकती है, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करें मधुबनी चित्रकला के बारे में। देखिए मधुबनी चित्रकला के बारे में भी एक प्रश्न पूछा गया था, तो ये प्रश्न रखा गया है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प है आपका कि इन चित्रों को बनाने के लिए नीले, हल्दी, फूलों और पेड़ों से रंग आदि का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, ये बहुत प्रचलित हो चुका है आज के टाइम में, है ना। आपने जगह जगह दीवारों पर चित्र देखे होंगे, तो जो चित्रकला है वो मधुबनी चित्रकला ही है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा विकल्प आपका कि चित्रों में मानव को दिखाया जाता है, पशु, पेड़, फूल को दिखाया जाता है, पक्षी, मछली आदि को दिखाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, बी वाला विकल्प भी आपका सही है। तीसरा विकल्प की हम बात करें तो यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पर पड़ा, यानी कि ये कहां पर है, ये देखिए फोर्थ वाला विकल्प देखेंगे कि यह मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। तो राजस्थान का नहीं है, बिहार का है। कहां का है, बिहार का एक जिला है मधुबनी, उसी के नाम पर पड़ा है। तो तीसरा वाला आपका विकल्प सही होगा कि यहाँ लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पर पड़ा, क्योंकि मधुबनी एक जिला का नाम है और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा, है ना। तो ये राजस्थान में नहीं है, बिहार में है। तो चौथा विकल्प आपका गलत होगा। तो ए बी सी कहां पर है आपका, फोर्थ वाले विकल्प में, और ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका सौर मंडल से, है ना। सौर मंडल से एक प्रश्न लिया गया है। सौर मंडल से भी पूछा गया है कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। पृथ्वी से छोटा कौन सा ग्रह है, मंगल है, बृहस्पति है, बुध है या फिर शनि है। तो सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर आपको पता होगा, वो क्या होगा आपका, बुध है। बुध ग्रह पृथ्वी से छोटा है। चलिए अब यहां पर देखिए आवास से संबंधित एक प्रश्न मैंने रखा है और ये पूछा गया है। ऐसा कैसा नहीं हो सकता, ये मैं दावा नहीं करता, लेकिन ये प्रश्न
आवास से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है, तो उसी से संबंधित एक प्रश्न रखा गया ताकि आपको आपके ज़्यादा से ज़्यादा आवास यहाँ पर आपको समझ में आए, आप याद कर सके, इस प्रकार से इस प्रश्न को रखा गया है। तो असम में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, लद्दाख में, मनाली में, राजस्थान में, ये प्रश्न रखा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि कूट में जो विकल्प है वो भी आपको दिख सके। असम की यहाँ पर बात करें तो असम के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ पर मजबूत बांसों के बने घर होते हैं, साथ में उसकी जो छतें होती है वो ढालू होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मजबूत बांसों के बने घर और ढालू छतें होती है। लद्दाख की हम बात करें तो लद्दाख में जो घर पाए जाते हैं वहाँ पर पत्थर के बने फर्श होते हैं और जो छतें होती है वहाँ पर लकड़ी की बनी होती है ना। मनाली और हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, मनाली हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर जो घर होते हैं, यहाँ पर बारिश बहुत होती है ना, बर्फ भी गिरती है, तो यहाँ के जो घर होते हैं वो पत्थर लकड़ी के बने होते हैं और उसकी जो छतें होती है वो ढालू होती है, यहाँ पर ढालू लिखा हुआ है ना। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में गर्मी बहुत होती है ना, बरसात बहुत कम होती है, तो यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर घर किसके बनाए जाते हैं, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, यहाँ पर घर लिखा हुआ है ना। तो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, साथ में कटीली झाड़ियों की बने छतें यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो यदि आप इस प्रकार से सही जोड़ी मिलान करेंगे तो पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका सही होगा। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे हम बात करें, देखिए एक सवाल है और ये आपको कई बार मैं सोल्व करवा चुका हूं, है ना। इस प्रकार के प्रश्न अभी सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा ये प्रश्न रखा गया है कि कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वहां पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है और फिर वहां ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर की दूरी पर तय करके पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी आपको बताना है, साथ में बी के सापेक्ष की दिशा भी आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, दिशा का ज्ञात होना चाहिए कि ऊपर क्या होगा, यहाँ पर उत्तर होगा, है ना, इधर आपका पूर्व होगा, इधर आपका पश्चिम होगा और इधर आपका दक्षिण होगा, है ना। ये यदि आपको पता है तो आप आसानी से इस प्रकार के जो सवाल है उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किधर चला, उत्तर में, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम बना लेते हैं, किधर चला, उत्तर में। उत्तर कहाँ पर है, ऊपर, कितना चला, 90 चला, है ना, 90 मीटर चला। उसके बाद में कहाँ पर पहुंचा, ओ पर, ओ से उसको बी तक जाना है, कितना चला, 120, है ना, थोड़ा सा हाथ से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 120 मीटर है ना, 120 मीटर चला। तो अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ की, ये जो दूरी है बी है ना, बी के सापेक्ष की दूरी आपको बताना है। यदि कोई यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ है और ए की तरफ ये देख रहा है, ये ए है, तो वो कौन सी दिशा है, तो आप देखेंगे तो कौन सी दिशा होगी आपकी, यहाँ पर देखेंगे तो वो होगी आपकी दक्षिण पूर्व। कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। ध्यान दीजिएगा दक्षिण पूर्व कहाँ पर है, आपके दूसरे वाले विकल्प में दक्षिण पूर्व और तीसरे विकल्प में है। अब हम सवाल को हल करेंगे। इस प्रकार के यदि सवाल आपके सामने आ जाते हैं तो क्या करना है आपको, जो भी प्रश्न में संख्या दी हुई है उसको आप किस में रख देंगे, आपका करनी में लग देंगे। जैसे कि 90 और 120 है तो इसका आपको 90 है तो इसका आपको वर्ग करना है और दोनों को प्लस करना, 90 का वर्ग और 120 का वर्ग, यानी कि जो भी संख्या दी हुई है उसको करनी में रख के आपको क्या करना है, उनका वर्ग निकालना है ना। तो 90 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 90 का आपको नहीं पता है तो 9 को तो पता ही होगा, 9 का कितना होता है, 81। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए हाथ से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा, है ना। तो 81 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे, है ना, ये सभी करनी में है। और 120 का नहीं आता है तो 12 का तो आपको पता होगा, 144 है, प्लस 144 और 2 जीरो फिर हम बढ़ा देंगे। तो 14,400 और 8,100 इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, यदि आप जोड़ेंगे तो 22,500 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, 22,500 आएगा। अब ये 22,500 क्या है, आपकी करनी में है। यदि हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हमें निकालना होता है ना, यदि हम इसको बाहर निकालेंगे तो 22,500 का वर्गमूल क्या होता है, 150 होता है। कितना होता है, 150। 150 इंटू 150 करेंगे तो 22,500 होगा। तो 150 क्या होगा आपका मीटर में, तो ये आंसर होगा आपका 150 मीटर दक्षिण पूर्व। इसका मतलब है कि आपका जो तीसरा वाला विकल्प है वो आपका सही होगा। चलिए अब बात करते हैं स्लोथ के बारे में। स्लोथ लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, है ना। तो स्लोथ से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया था, इसके बारे में सारी जानकारी देंगे इन 4 विकल्पों के बारे में। शायद मुझे जहां तक लगता है आपसे कूट में प्रश्न पूछा गया है, मैंने साधारणतः 4 विकल्प रखे हैं, इसके बाद मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं स्लोथ से संबंधित। देखिए पहला विकल्प है कि स्लोथ लगभग 40 वर्ष जीता है और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोता है। देखिए यहाँ पर बाकी 3 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्लोथ जो है लगभग वो 40 वर्ष से ही जीता है और लगभग सबसे आलसी जीव होता है स्लोथ। लगभग 17 घंटे सोता है 24 घंटों में, वो भी उल्टा लटक कर मस्ती से। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए स्लोथ के चित्र के साथ साथ हम आपको बताएंगे
जो स्लोथ होता है ये भालू जैसा जानवर होता है, यानी कि भालू जैसा दिखाई देता है स्लोथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं उल्टा लटका हुआ है आराम से, है ना। स्लोथ एक अच्छा तैराक भी होता है, एक ही इसकी विशेषता है कि अच्छा तैराक होता है। अधिकांशतः स्लोथ अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है ये? अमेरिका महाद्वीप में पूछा जाए तो याद रखना है ना। यहाँ रात्रिचर होता है, जैसे कि उल्लू होता है इस प्रकार से रात्रिचर होता है स्लोथ भी। स्लोथ पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती से कितने घंटे सोते हैं? 17 से 18 घंटे सोते, 17 से 18 घंटे। और ये मात्र सप्ताह में एक दिन ही सोच के लिए नीचे उतरते हैं पेड़ों के। और स्लोथ जिस पेड़ पर रहता है उसी की ये पत्तियां खाता है। और 40 वर्ष में ये कितने अपने पेड़ों पर निवास करता है? सबसे पहले ये कितने वर्ष जीता है? 40 वर्ष। और अपने 40 वर्षों में ये अपने जीवन काल में लगभग कितने पेड़ बदलता है या कितने पेड़ों पर निवास करता है? तो मात्र 7 से 8 पेड़ों पर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, 7 से 8 पेड़ पर ही ये निवास करता है अपने 40 वर्षों में। चलिए अब बात करते हैं मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी जो कितनी है? 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के बीच रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पर बताना है। देखिए यानी कि ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। ये प्रश्न मेरे द्वारा रखा गया है, लेकिन ट्रेन से भी प्रश्न दोनों शिफ्टों में पूछा गया है ना। दोनों शिफ्टों का मतलब है, सॉरी, दोनों डेट को पूछा गया, 28 को भी और 29 को भी। अब इस प्रकार के जो सवाल है वो कैसे हल करेंगे वैसे आपको पता होगा, फिर भी एक बार सोल्व करवा देता हूं मैं, है ना। देखिए यहां पर क्या पूछा गया है? चाल। और चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। ये रट लीजिएगा और ये आपको पता भी होगा। तो दूरी कितनी है? 1134, लेकिन ये किस में है? 1134 किलोमीटर में है। और उत्तर आपको किस में देना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसके बारे में भी आपको पता होगा, वैसे बता देता हूं। समय कितना है आपका? 21। अब आप 21 को 1134 को काटेंगे 21 से तो कितनी बार कटेगा? 54 बार। कितनी बार? 54। अब ये 54 जो आपका आंसर आया है ये किलोमीटर प्रति घंटे में आया है। हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 54 को किस में भाग देना पड़ेगा? 5/18 में। 5/18 यानी कि 18 का हम 54 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 3 बार, क्योंकि 18 कितने होते? 54 होते हैं। और 5 और 3 बचा, यानी 5 3 15। और ये 15 क्या आया आपका? मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड। तो 15 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर होगा, यानी कि पहला वाला विकल्प। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते। देखिए 29 तारीख को एक प्रश्न पूछा गया था, सही जोड़ी आपको मिलान करना था और नृत्य के बारे में पूछा गया था। सबसे पहले तो मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था 29 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके बाद में मैंने चेराव नत्ती वहां पर मेघालय बता दिया था आपको। क्या बताया था? मेघालय। लेकिन कहाँ का है ये? मिजोरम का। थोड़ा जल्दी थी उस समय, क्योंकि प्रश्न आए थे उसके उत्तर ढूंढना था, उसके बाद में उसका वीडियो बनाना था, तो थोड़ा जल्दबाजी में वो गलत हो गया। अब ऐसा आगे नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि वो वीडियो देखा है तो थोड़ा सा वहाँ पर पिन भी मैंने किया था आपको, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। चेराव नत्ती कहाँ का है? मिजोरम का। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट से किया, तो जिन्होंने भी कमेंट से किया है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ताकि बाकी बच्चों ने यदि कमेंट्स देखे होंगे तो उनको भी पता चल गया होगा। तो चेराव नत्ती कहाँ का? मिजोरम का है। तो आपको ये सही जोड़ी मिलान करने को दी थी और बताना था कि कौन सा नत्ती कहाँ का है। तो चेराव कहाँ का है? मिजोरम का है। भांगड़ा कहाँ का है? तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ, है ना। तो चेराव मिजोरम का है। भांगड़ा कहाँ का है? तो ये पंजाब का है। कथकली कहाँ का है? तो कथकली आपका केरल का है। और बिहू कहाँ का है? तो बिहू असम का है ना। तो ये इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिलान करना थी और आंसर देना था। तो इसका आंसर आपका होगा, पहले का आपका चौथा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, तीसरे का दूसरा हो जाएगा और चौथे का पहला हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिलान करके आंसर देना था। चलिए, साथ में जितने भी नत्ती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ नत्ती लिखा हुआ है और एक तरफ राज्य लिखा हुआ है। घूमर कहाँ का है? तो घूमर राजस्थान का। देखिए एक ही स्क्रीन पर आपको ये सारे जितने भी नत्ती और राज्य सभी दिख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी आपको समय मिले आपको पढ़ लेना है ना। तो घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का, अभी हमने बताया था। लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। चोंग कहाँ का है? नागालैंड का है। ओडिसी, जो ओडिसी है वो ओडिशा का है। बिहू असम का है। मुखोटा अरुणाचल प्रदेश का है। जो कथकली है वो केरल का है। गढ़वाली उत्तराखंड का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। रसलीला और कथक ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के हैं। यक्षगान कर्नाटक का है। गरबा गुजरात का है। एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट किया था कि सर आपने पहले तो छऊ नृत्य के बारे में मैंने बताया था एक वीडियो में, तो छऊ नृत्य के बारे में मैंने वहाँ पर बताया था छत्तीसगढ़, है ना। ये मैंने बाद में रखा विकल्प में, वहाँ पर छत्तीसगढ़ नहीं था। पहले भी मैं इस
जैसे कि अभी मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे घूमा राजस्थान, इस प्रकार से मैं पहले भी समझा चुका हूं। तो वहां पर एक ने कमेंट किया था सर कि छऊ नृत्य आपने पहले छत्तीसगढ़ का बताया, फिर बता रहे कि झारखंड में है, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में है। देखिए जो छऊ नृत्य है वो झारखंड का भी लोक नृत्य है, उड़ीसा का भी है, पश्चिम बंगाल का भी है और छत्तीसगढ़ का भी है। ये आपको ध्यान रखना है ना। चेराव नृत्य के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहाँ का है, मिजोरम का है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, ये आगे भी पूछा जा सकता है, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और उनको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करें मधुमक्खी। देखिए मधुमक्खी से भी एक प्रश्न पूछा गया था, मधुमक्खी के बारे में 4-5 विकल्प थे और कूट में आपको आंसर देना था, ये मेरे अनुसार विकल्प रखे गए हैं। तो मधुमक्खी के बारे में देखें तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती हैं। क्या यह सही है? यहाँ पर सही कथन का आपको चयन करना है, गलत को हटा देना है ना। तो यहाँ पर क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है आपका, जो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे देती है ना। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, यह भी आपका सही है, एक छत्ते में केवल कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, तो बी वाला विकल्प भी आपका सही होगा। तीसरा देख लेते हैं, नर मक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जब कम होती है तो क्यों होती है भाई महत्वपूर्ण, तो तीसरा वाला विकल्प आपका गलत होगा। चौथा विकल्प देखें, छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती, बिल्कुल आपका सही है, छत्ते में अधिकांश मक्खियां, तभी तो वो शहद इकट्ठा करेगी, तभी तो फूलों के पास जाएगी और शहद इकट्ठा करेगी। तो मधुमक्खी जो होती हैं काम करने वाली, वो छत्ते में अधिकांश मक्खियां जो होती है काम करने वाली होती है। तीसरा सॉरी जो फोर्थ वाला विकल्प होगा वो सही होगा, है ना। अगला विकल्प है आपका पांचवा, नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है। तो नर मक्खियां वैसे ही कम होती हैं, तो ये जो है ये फूलों का जो रस एकत्र करती है शहद के लिए, ये नहीं करती हैं। तो सही क्या होगा आपका, ए, बी और डी। तो ए, बी और डी कहां पर है आपका, ए, बी और डी तीसरे वाले विकल्प में है और यही आपका सही होगा। आगे हम मधुमक्खी के बारे में भी चर्चा करेंगे, यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख लीजिएगा और देखा ही होगा, सबने खाया भी होगा रस, है ना, आपके घर पे भी होगा मधुमक्खी का रस, है ना, जिसको शहद कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ में उपयुक्त रहता है। कहां पर, लीची के पेड़ में। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ होता है, बिहार का नाम सबसे पहले आता है ना, बिहार में होता है, झारखंड में होता है, जम्मू और कश्मीर में होता है, साथ में हिमाचल प्रदेश में भी इसका जो मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो इन सभी राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। चलिए आगे बात करें मधुमक्खी की। मधुमक्खी पालन उन क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहां पर फूल, पत्तियां एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं, तभी तो जो मधुमक्खियां हैं वो वहां पर जाएंगे और शहद को एकत्र करेंगे। यदि यही नहीं होंगे तो वो शहद कैसे एकत्र करेंगे, है ना। तो वहां पर फूल, पत्तियां एवं पेड़ पौधे होते हैं, वहीं पर ये सबसे अच्छा माना जाता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, जैसे कि समाज में रहना पसंद करती है, कॉलोनी या बस्ती में रहती है। तो मधुमक्खी में एक छत्ते में लगभग कितना शहद प्राप्त होता है, तो 12 किलोग्राम, है ना, लगभग है ये, है ना, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 12 किलोग्राम। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना कौन सा होता है, उपयुक्त महीना पूछा जाता है, तो अक्टूबर से दिसंबर याद रखना है, ये मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना होता है। आगे हम बात करें तो मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, जैसा कि मैंने बताया, कुछ राजा होते हैं और कुछ श्रमिक होते हैं ना। इस प्रकार से पूरा ये आपका छत्ते में इस प्रकार के मक्खियां मिलेगी, जिसमें आपको रानी मक्खी भी होगी, राजा भी होगा और श्रमिक भी होंगे। मधुमक्खियां अपने साथियों को भोजन की सूचना किस प्रकार देते हैं, पूछा जाता है कि कौन सा जीव है जो अपने साथियों को भोजन के लिए नृत्य के द्वारा भोजन की जानकारी देता है ना। तो किसके द्वारा दिया जाता है, नृत्य के द्वारा। मधुमक्खियां अपने साथियों को भोजन की सूचना किस प्रकार देती है, नृत्य के द्वारा देती हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे, है ना। ये आंसर भी शायद यहाँ पर लिख दिया है और अब पता ही होगा आपको, तो है ना। तो दक्षिण अमेरिका के बारे में पूछा गया है, बंद गोभी, टमाटर, मटर या फिर भिंडी। तो यहाँ पर आंसर आपको दिख गया होगा, टमाटर, है ना। जो टमाटर है ये हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे। और क्या क्या लाए थे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियों में, है ना, कौन सी सब्जी कहां से आई है, यानी कि विदेश से आने वाली सब्जी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में कौन कौन सी सब्जियां हैं या फिर फल हैं। तो यहाँ पर देखिए आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैगन और मूली, ये सभी के सभी फल और जो सब्जियां कहाँ की है, तो ये भारत की। पूछा जाता है कि भारत में कौन सी सब्जियां या फिर कौन से फल है, तो आपको पता होना चाहिए वो आम है, संतरा है, केला है, मेथी है, पालक है, बैगन है और मूली है। साथ में हम विदेश से आने वाली सब्जियों के बारे में बात करें तो उसमें आपका साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण
अमेरिका, जैसे कि अभी हमने बताया, वहाँ से हरी मिर्ची आई है, टमाटर आया है और आलू आया है। ये तीनों सब्जियां कहाँ से आई हुई है? साउथ अमेरिका से, है ना। यूरोप की हम बात करें तो यूरोप से गोभी और मटर आया हुआ है। अफ्रीका की हम बात करें तो कॉफी का बीज और भिंडी, ये कहाँ से आया हुआ है? अफ्रीका से। चीन से सोयाबीन के बारे में आपको जानते होंगे आप। भारत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न आपसे पहले भी पूछा जा चुका है ना, तो भारत के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करेंगे घोंसलों के बारे में। देखिए घोंसलों के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक प्रश्न ये भी पूछा गया था घोंसलों के बारे में, तो ये प्रश्न मैंने इस तरह से रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको घोंसलों के बारे में जानकारी हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए शकरखोरा, कोयल, कलचिड़ी और दर्जिंग चिड़िया, ये किस प्रकार के अपने घोंसले बनाते हैं, कूट में आपको आंसर देना है। और इसके बाद मैं 18 प्रकार के जो पक्षी होते हैं वो किस प्रकार के घोंसले बनाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शकरखोरा किस प्रकार का अपना घोंसला बनाता है, कोयल, कलचिड़ी, दर्जिंग चिड़िया, तो ये किस प्रकार के अपने घोंसले बनाते हैं, तो इसके बारे में आपको वैसे जानकारी होना चाहिए और जानकारी शायद आपको होगी भी। तो यहाँ पर देखिए शकरखोरा की हम बात करें तो शकरखोरा किस प्रकार का घोंसला बनाता है, तो एक छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला जिसमें बाल, बारीक घास होती, पतली टहनियां होती, सूखे पत्ते होते, कपड़े के चिथड़े आदि होते हैं। इस प्रकार का जो घोंसला है वो शकरखोरा बनाता है। कोयल के बारे में आपको पता होगा, कोयल घोंसला बनाती नहीं है, तो ये अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देती है, यानी कि जब कौवा नहीं होता है उस समय ये अपना अंडा ले जाकर उसके जो घोंसला होता है उसमें डाल के आ जाती है ना कोयल। तो कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। बात करें हम यहाँ पर कलचिड़ी की, तो जो कलचिड़ी है ये अपना जो घोंसला है वो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला, उसके ऊपर पौधों की टकनियां, जड़े, बाल, रुई बिछी होना, है ना। इस प्रकार का यदि घोंसला दिखे तो वो कौन सी चिड़िया बनाती है? कलचिड़ी बनाती है। दर्जिंग चिड़िया की हम बात करें तो दर्जिंग चिड़िया है ये झाड़ी पर 2 पत्तों को नुकीली चोंच से सी लेती है और उसी को अपना घोंसला बनाकर उसी में ये अंडा अपना दे देती है। दर्जी से आपको याद रखना, दर्जी जैसे कैसे सिलता है ऐसे ही दर्जिंग चिड़िया 2 पत्तों को आपस में सिल लेती है और उसी में अपना अंडा दे देती है। तो यदि हम इसका सही जोड़ी मिलान करेंगे तो सही आंसर आपका होगा 4th वाला, है ना। आप देखेंगे तो 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए जैसे कि मैंने 18 आपको बताए वो आगे हम बताएंगे आपको, है ना। तो अगला प्रश्न आपका कुड़ुक कहाँ है ना, कुड़ुक भाषा के बारे में। कुड़ुक जो भाषा है ये कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर झारखंड? यहाँ पर भी उत्तर लिखा हुआ है और इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। जो कुड़ुक है ये झारखंड राज्य में जो लोग होते हैं वहाँ की बोलचाल की भाषा है, झारखंड के, है ना। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व। देखिए फसल काटने वाले पर्व के बारे में आपको बताना है। फसल काटते वक्त जो पर्व या फिर जो त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताना है। पोंगल, उगादी, बिहू और लोहड़ी है। ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी है। ओणम, पोंगल, उगादी और बिशु या फिर ओणम, बिहू, उगादी और बिशु है। यहाँ पर फसल काटने पर जो पर्व मनाया जाता है, जो त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? एक ओणम होता है, पोंगल होता है, उगादी और बिशु। ये जो 4 प्रकार के पर्व है ये फसल काटने पर ही मनाए जाते हैं। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी सी फोटो लगाई हुई है जिसमें त्योहार है और उनके राज्य है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि ओणम है, आगे भी लिखा हुआ है कि ये फसल त्योहार है। कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। लोकरंग नृत्य त्योहार ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। डोला निकाला जाता है ना, रथ यात्रा, ये कहाँ पर निकाला जाता है? उड़ीसा में निकाला जाता है। बैसाखी ये भी एक फसल त्योहार है, ये पंजाब में मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु, पोंगल के बारे में पूछा जाता है ना, ये तमिलनाडु में मनाए जाने वाला त्योहार है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि आपको समझ में भी आए, है ना। रामनवमी की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मनाते हैं। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। छठ के बारे में पूछा जाता है बिहार में। बिहू जो कि एक फसल त्योहार है असम में मनाया जाता है। माघी पूर्णिमा ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गंगा नवमी जो कि सर्प पूजा के नाम से भी जाना जाता है, इसे हरियाणा में मनाया जाता है। बाहू मेला जम्मू कश्मीर में। करम त्योहार झारखंड में। उगाड़ी जो उगाड़ी है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। लोगास त्योहार अरुणाचल प्रदेश में। सिग्मो मेल गोवा में। नवरात्र गुजरात में। मैसूर दशहरा कर्नाटक में। याशांग मणिपुर में। लोसार सिक्किम में। खारची पूजा त्रिपुरा में और छापचर कूट ये मिजोरम में मनाए जाने वाले त्योहार है ना। तो जितने भी मैंने त्योहार यहाँ पर बताए हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और कुछ सेकंड के लिए मैं रख रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना।
तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं, ये प्रश्न पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं और उत्तर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब कौन कौन से मानव निर्मित आपके ग्रीन हाउस गैस है या फिर प्राकृतिक रूप से कौन कौन से हैं, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जो ग्रीन हाउस गैस है, सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जिसे कहते हैं ना। उसके बाद आपका मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है और फ्यूलेनीकृत गैस, ये सभी वातावरण में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। अब निर्मित, मानव द्वारा निर्मित गैस कौन सी है ग्रीन हाउस गैस या फिर संश्लेषित ग्रीन हाउस गैस? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, पर फ्लोरोकार्बन है और सल्फर हेक्साक्लोराइड है ना। ये 4 प्रकार की जो गैसें हैं ये मानव द्वारा निर्मित या फिर संश्लेषित ग्रीन हाउस गैस है। तो इन सभी गैसों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब आपको उस पक्षी के बारे में बताना है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। देखिए, एक जो पक्षी है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो उसके अनुसार यहाँ पर रखा गया है। और जितने भी घोंसले हैं, जैसे कि घोंसले से मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर 18 प्रकार के पक्षियों के बारे में, उनके घोंसलों के बारे में बताऊंगा, तो वो मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इस पक्षी के बारे में बताना है जो कि नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। कलचिड़ी है, शकरखोरा है, दर्जन चिड़िया या फिर बया यानी कि वीवर पक्षी है। तो आपको पता होगा वीवर पक्षी के बारे में या फिर बया पक्षी के बारे में। ये एक ऐसा पक्षी है जिसके जो नर पक्षी होते हैं वो अनेक घोंसला बनाते हैं, अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं, लेकिन उसमें से जो मादा पक्षी वो एक ही घोंसले को चुनती है और जो उसको पसंद आता है उसको चुनकर उसमें अंडे देती है। तो वो बया यानी कि वीवर पक्षी होगा। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, यहां पर देखिए विभिन्न प्रकार के पक्षियों के घोंसले के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे कि जो कौवा है ना। कौवा अपना घोंसला किस प्रकार का बनाता है? तो कौवा के जो घोंसले होते हैं वो लोहे के तार, लकड़ी की शाखाओं से बने होते हैं और कौवा अपना जो घोंसला है पेड़ों की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। पूछा जाता है कि सबसे ऊंची डाल पर कौन पक्षी अपना घोंसला बनाता है? तो वो है कौवा, है ना। कोयल की हम बात करें तो कोयल अपना घोंसला बनाती नहीं है, जैसा कि हमने बताया था। यहाँ अपने अंडे कोये के घोंसले में ही डाल आती है और दे देती है। गोरैया की हम बात करें तो गोरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, यानी कि कोई ऐसी उसकी विशेष जगह नहीं है, जैसे कि अलमारी के ऊपर बना सकती है, आईने के पीछे बना सकती है, दीवार पर बना सकती है, कहीं पर भी गोरैया अपना घोंसला बना लेती है। जैसे कबूतर बनाती है, कबूतर भी अपना जो घोंसला है वो गोरैया की तरह अपना घोंसला कहीं पर भी बना लेती है, जैसे कि पुराने मकानों में बना लेती है, खंडरों में बना लेती है, कहीं पर भी बना लेती है ना। तो गोरैया और कबूतर एक जैसे ही अपने घोंसले बनाते हैं। बसंत गोरी की हम बात करें तो बसंत गोरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा देती है। जो बसंत गोरी पेड़ के तने में गहरा छेद करती है और उसमें अपना घोंसला बनाकर रहती है और अंडे देती है। दर्जिन चिड़िया की हम बात करें, जैसे कि दर्जी जो होता है वो कपड़े सिलता है, ऐसे ही ये जो 2 पत्ते होते हैं वो आपस में सिल लेती है और उसी में अपने अंडे देती है। शकरखोरा की हम बात करें, शकरखोरा के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फाख्ता के बारे में पूछा जाता है, वीवर पक्षी के बारे में पूछा जाता है। तो शकरखोरा अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है ना, जिसमें घोंसले में बाल वहां पर मिलते हैं आपको, घास, टहनियां, सूखे पत्ते, कपड़ों के चिथड़े, मकड़ी के जाले जैसे बने होते हैं। इनसे कौन बनाता है अपना घोंसला? शकरखोरा बनाता है, जो कि लकड़ी, पेड़ या फिर डाली पर इसका लटकता हुआ घोंसला होता है। फाख्ता की हम बात करें, फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। ये काफी बार पूछा गया है फाख्ता के बारे में, तो याद रखिएगा ये अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। वीवर पक्षी से जुलाही चिड़िया भी कहते हैं, अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है। जो पेड़ों या झाड़ियों से लटका हुआ होता है घोंसला नर वीवर बनाता है, जैसा कि अभी हमने प्रश्न में पढ़ा। नर वीवर बनाता है तथा मादा वीवर उन सभी घोंसले लिखे हुए हैं ना, सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। बहुत सारे बनाता नर तो, लेकिन मादा उसी को चुनती है जो उसको पसंद आता है और उसी में वो अंडे देती है। कलचिड़ी की हम बात करें, इसे इंडियन रोविन भी कहा जाता है। तो यहाँ अपने अंडे पत्थरों के बीच बने घोंसले में देती है, पत्थरों के बीच में ही अपने अंडे दे देती है ना। इसका घोंसला घास का बना होता है, घास को इकट्ठा कर लेती है, इसके ऊपर नाजुक टहनी बिछा देती है, जड़े, उन पर बाल, रुई बिछा लेती है और उसी पर ही अपना अंडा दे देती है ना। मैना की हम बात करें
तो मैना के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला है कि वहां कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे कर लेता है, तो वो है मैना। और वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन काफी हद तक पीछे तक घुमा लेता है, तो वो है आपका उल्लू। और उल्लू जो अपना घोंसला है वो पेड़ के किसी खोखले भाग में ही रह लेता है और उसी में अंडे दे देता है ना। और ये अपनी गर्दन काफी हद तक पीछे घुमा लेता है। कितने डिग्री घुमाता है? 270 डिग्री तक घुमा लेता है। चील की हम बात करें, 18 नहीं सॉरी 16 है ना, जल्दबाजी में 18 निकल गए, 16 है यहाँ पर। तो चील की हम बात करें तो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। कितना होता है? 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। गिद्ध की हम बात करें तो गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर खोखला में, जो खोखल होती है ना, खोखल में चट्टानों के दरारों में अपना जो घोंसला बनाता है। और सबसे जो इंपोर्टेंट जानकारी है वो है कि चील, बाज, गिद्ध यह पक्षी हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। यह प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया है कि कौन से पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख लेते हैं। तो चील, बाज और गिद्ध है ना। और 16वें नंबर पे कटफोड़वा के बारे में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, यह पक्षी लकड़ी में छेद कर अपना घोंसला बनाता है। कटफोड़वा इसी के लिए इसका नाम पड़ा कि अपने चोंच से टोच मार मार कर ये अपना घोंसला बनाता है, छेद बनाता है, उसी में रहता है और उसी में अपना अंडा दे देता है। और उसी में जो छुपे हुए कीड़े हैं उनको खा लेता है ना। अगला देखिए, कर्क रेखा से एक प्रश्न पूछा गया था। कर्क रेखा किन निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती? भारतीय राज्यों से होकर गुजरती कर्क रेखा वो कौन कौन से राज्य है? तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, आराम से पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। 4 विकल्प में राज्य लिखे हुए हैं, पढ़ूंगा ज्यादा आपका समय खराब होगा, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इन सभी राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। सभी भारतीय राज्य है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, जैसा कि ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जंतु में देखने और सुनने की तीव्र क्षमता होती है? देखने और सुनने की, है ना। बाघ है, डॉल्फिन है, चील है या फिर गिद्ध है? तो वो क्या है? बाघ है। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। बाघ की संपूर्ण जानकारी देंगे, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं और यहाँ पर एक ही स्क्रीन पर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाघ, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। एमपी को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियां पाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। बाघ की उम्र कितनी होती है? तो बाघ की जो उम्र है वो लगभग 26 साल होती है। कितनी होती है? 26 साल होती है। बाघ अपने इलाके का जो निर्धारण है मूत्र के द्वारा करता है, चाहे वो बाघ हो चाहे वो शेर हो, है ना। ये दोनों ही अपने जो इलाके का निर्धारण है वो किसके द्वारा करते हैं? मूत्र के द्वारा करते हैं। बाघ समूह में रहते हैं। शेर भी समूह में रहता है। तो बाघ कहाँ पर रहते हैं? समूह में रहते हैं। और एक समूह में लगभग 10-12 बाघ रहते हैं। पूछा जाता है ना, कूट में आपसे पूछ लिया कि क्या जो बाघ है वो समूह में 15 से 20 रहते हैं, तो आपको पता होगा कि 10 से 12 रहते, तो आप वहां पर बता सकते हैं कि भाई 12 से 15 नहीं रहते हैं, 10 से 12 रहते हैं, यानी कि वो विकल्प आपका गलत होगा। इस प्रकार से कूट में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक समूह में कितने होते हैं? लगभग बाघ 10 से 12 होते हैं। और बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करती? बाघिनी करती। जैसे शेर की शेरनी करती है, हाथी की हथनी करती है, वैसे ही बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करता है? बाघिनी करती है। बाघों को बाघ के जो नर बच्चे होते हैं जो समूह में रहते हैं, तो उसे वो कब छोड़ देते हैं? कितनी उम्र में छोड़ देते हैं? तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, 3 से 4 वर्ष की उम्र में वो अपने समूह को छोड़ देते हैं। वो फिर अकेला रहना पसंद करते हैं, स्वयं वो शिकार करना चाहते हैं। बाघ का जो जन्म समय है, जन्म के समय जो वजन होता है बच्चे का, वो कितना होता है? तो 2 से 2.5 किलो का होता है। 2 से 2.5 किलो का बाघ का जो बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है? 2 से 2.5 किलोग्राम का होता है। बाघ की जो दहाड़ है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। यदि वो 3 किलोमीटर दूर है और वहां से यदि दहाड़ रहा बाघ, तो यहां पर वो आसानी से सुनाई दे सकती है। आगे हम बात करें, बाघ अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है। याद रखेगा, मूंछों के माध्यम से। साथ में बाघ जंगल में पत्तियों में सरसराहट या हिलने के कारण को दूर से ही पहचान जाता है कि जो पत्तियों में हिलने का कारण है, जो सरसराहट है, वो किसके कारण है? क्या जीव के आने के कारण है या फिर हवा के कारण है? ये बाघ इसलिए कर पाता है, क्यों कर पाता है? उसके कानों के कारण, क्योंकि जो कान होते हैं वो कई दिशाओं या फिर चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। इसके कारण वो पता लगा सकता है कि जो सरसराहट
घबराहट हो रही है वो किसी जीव के कारण है या फिर हवा के कारण है, तो ये इंपोर्टेंट पूछा जाता है ना। साथ में बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। कितने गुना? 6 गुना अधिक तक देख सकता है। और बाघों की आबादी तेजी से घट रही है, इसका मुख्य कारण जो है बाघों का अवैध शिकार एवं प्राकृतिक आवास का निवास है, इसके कारण बाघों की आबादी तेजी से घट रही है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है, यूके उत्तराखंड में स्थित है ना, उत्तराखंड के नैनीताल में, आपको पता होगा। इसकी शुरुआत 1936 में हुई थी, इसकी स्थापना। तो ये शुरू किया गया था, ये किसके लिए शुरू किया गया था? बाघों के संरक्षण के लिए, है ना। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, अधिक दूरी स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे यहाँ पक्षी 8 मीटर दूर से देख लेता है। वहां पक्षी कौन सा है ना? 3 पक्षियों के बारे में आपको बताना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है कि अधिक दूरी तक स्पष्ट रूप से कौन देख सकता है, यानी कि जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से स्पष्ट दिखाई देती है उसे वो 8 मीटर के दूरी पर स्पष्ट दिखाई देती है, वहां पक्षी कौन सा है? बाज, कौवा, कबूतर है, बाज, चील, गिद्ध है, कबूतर, तोता, चील या फिर कौवा, चील, बुलबुल है। तो इसके बारे में तो आपको पहले से पता है क्योंकि ये पहले भी पूछा जा चुका है। बाज, चील और गिद्ध हैं, ये तीनों ही पक्षी ऐसे हैं कि जो चीजें हमें 2 मीटर से अच्छे से दिखाई देती हैं ये उन्हें 8 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य, देखिए गुजरात के निकटवर्ती राज्य जितने भी मैंने राज्य बताए हैं उनमें से गुजरात भी एक था। यदि आपने वहां पर ध्यान से सुना होगा, ध्यान से उनको याद किया होगा, पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आप आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं नहीं बताऊं उसके पहले आपको बताना है गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश है या फिर राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। तो मुझे लगता है इतने समय में आपने आंसर दे दिया होगा। आपका सही आंसर है, नहीं दिया है तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा। सही आंसर है आपका राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये तीनों जो राज्य हैं ये गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया था हाल ही में, यानी कि 29 तारीख को। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं नहीं बताऊं उसके पहले आपको आंसर देना है 35 लिख के कि क्या सही होगा। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात होगा। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ होगा। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। कौन सा सही होगा मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा, आपने दे दिया होगा इसका आंसर। वैसे नहीं दिया है तो पुश कर लीजिएगा, आंसर इत्मीनान से लिखिएगा, उसके बाद आगे वीडियो को देखिएगा। तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? आपका उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। एक और पूछा गया था आंध्र प्रदेश से संबंधित। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आपको बताया था। तो 34, 35, 36 लिख के आपको आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा, है ना। मैंने नहीं बताया उसके पहले आपको आंसर बताना है ना। तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपसे पूछा गया है क्या राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मणिपुर है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा है या फिर ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य आपको बताना है। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया तो पुश कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को यानी कि यहीं रोक के आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये जो 5 राज्य हैं ये आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, यानी कि निकटवर्ती राज्य, है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है इसके बारे में तो आपको सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है या फिर उत्तराखंड है। राइट आंसर क्या होगा आपका? उत्तराखंड। सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जानकारी दी थी, है ना। प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है? प्रोटीन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और इसी प्रकार से विकल्प थे। ये हो सकते हैं नहीं भी, लेकिन विकल्प इसी प्रकार से थे, 3-4 विकल्प। एक विकल्प में 3-4 आपके स्रोत थे, उसमें से बताना था कि प्रोटीन की मात्रा किस किस में पाई जाती है। सोयाबीन, गेहूं, अंडे, दूध, चावल, टमाटर, काली मिर्च, दूध, अंडे, मछली, टमाटर, शतावरी, काली मिर्च, गेहूं, हरी मटर। तो प्रोटीन की मात्रा किस किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन में, गेहूं में, अंडे और दूध में पाई जाती है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रचुर मात्रा में किस में पाई जाती है? तो आपको पता होगा सोयाबीन में पाई जाती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, ओजोन परत से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। कौन सा प्रोटोकॉल है इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ओजोन परत को हटाने वाले पदार्थ पर निम्नलिखित समझौते को रिक्तस्थान के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, यानी कि वो प्रोटोकॉल कौन सा है? बेसल कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रामसर कन्वेंशन है या फिर पार्टियों का सम्मेलन है। तो यहाँ पर वहाँ जो प्रोटोकॉल होगा वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा और इसके बारे में तो आपको पता भी होगा। और यहाँ पर
जो ओजोन की बात हो रही है तो एक विश्व में ओजोन दिवस में मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? तो वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से देखिए एक मुद्रा मुझे बताया गया कि सर अबू धाबी की मुद्रा पूछी गई थी, तो अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है? डॉलर है, रुपया है, दिरहम है या फिर टका है? तो सभी को पता होगा दिरहम है ना। अबू धाबी की जो मुद्रा है वो कौन सी होगी? दिरहम है। बाकी वहां पर देखिए डॉलर लिखा हुआ है ना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मुद्रा है वो क्या है? डॉलर है। क्या है? डॉलर है। यहाँ पर दोनों जगह राज्य लिख दिए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा कौन सी? डॉलर है। रुपया कहाँ की मुद्रा है? देखिए ये भारत की भी है, पाकिस्तान की भी है, श्रीलंका की भी है, नेपाल की भी है, मॉरिशस की भी है और सेशल्स की भी है। ये 1 2 3 4 5 6 देशों की जो मुद्रा है वो रुपया है। लेकिन जो डॉलर के मामले में जो उनका मूल्यांकन है वो अलग अलग हो सकता है ना, एक जैसा नहीं है। लेकिन रुपया कहाँ की मुद्रा है? तो भारत की भी है, पाकिस्तान की भी है, श्रीलंका की भी, नेपाल की, मॉरिशस की और सेशल्स की। टका कहाँ की मुद्रा है? तो टका पूछा जाता है तो ये बांग्लादेश की है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए खेजड़ी के बारे में देखिए, खेजड़ी के बारे में भी एक प्रश्न पूछा गया है। तो खेजड़ी के बारे में यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 5 विकल्प दिए गए हैं और कूट में आपको आंसर देना है। तो विकल्प पढ़ूंगा, आंसर मैं आपको बताऊंगा साथ में, है ना। तो पहला विकल्प है आपका, यहाँ वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही, रेगिस्तान क्षेत्रों में ही पाया जाता है, जहाँ पर रेगिस्तान होता है, पानी की कमी होती है, वहाँ खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यदि पहला विकल्प सही है तो दूसरा भी सही है, क्योंकि जहाँ पर पानी की कमी होती है वहीं पर ये उगता है खेजड़ी वृक्ष। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा विकल्प पढ़ते हैं हम कि यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। तो ये किस में होता है? रेगिस्तान ओक में होता है, खेजड़ी में नहीं होता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका गलत होगा। चौथा पढ़ लेते हैं, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है आपका डी वाला विकल्प। खेजड़ी वृक्ष के बारे में भी आपको जानकारी देंगे सारी इसके बाद में, है ना। तो डी वाला विकल्प आपका गलत होगा। अगला सही होगा, डी वाला विकल्प, है ना। अगला विकल्प है कि इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो बहुत कम पत्तियां किस में होती हैं? रेगिस्तानी ओक में होती हैं। यहाँ पर खेजड़ी में बहुत कम पत्तियां नहीं होती है ना। तो आपका फोर्थ वाला विकल्प गलत होगा। सही क्या होगा? ए, बी और डी। ए, बी और डी कहाँ पर है? पहले वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। अब खेजड़ी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। खेजड़ी वृक्ष आप देख सकते हैं, ये पौधा है, खेजड़ी वृक्ष और भी बड़ा होता है ना। तो खेजड़ी जो है एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। इसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। और यहाँ पर पूछा जाए कि राजकीय वृक्ष खेजड़ी कहाँ का है? तो वो राजस्थान का है ना। किस राज्य का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी? तो वो राजस्थान का है। और खेजड़ी राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? थार रेगिस्तान में पाया जाता है, राजस्थान राज्य में। आगे हम बात करें तो खेजड़ी की जो जड़ें हैं वो गहरी होती है ना, गहरी होती लिखा हुआ है, गहरी होती हैं और कम पानी में भी रह सकती हैं। खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में भी किया जाता है। खेजड़ी की छाल का जो प्रयोग है वो दवा औषधि बनाने में भी किया जाता है। और खेजड़ी की पत्ती का प्रयोग चारा के लिए भी किया जाता है। तो 3-4 पॉइंट इंपोर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हाथी के बारे में। देखिए हाथी के बारे में भी एक प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर हाथी के बारे में जो प्रश्न है ये मेरे अनुसार रखा गया है ना, इसी प्रकार से पूछा गया था या फिर कोई और प्रश्न था, ये जानकारी मुझे नहीं, लेकिन हाथी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर 4 विकल्प पे कूट में आपको आंसर देना है। हम जैसे जैसे प्रश्न पढ़ते जाएंगे आपको आंसर बताते जाएंगे, विकल्प पढ़ते जाएंगे जैसे ना। तो पहला विकल्प है आपका कि एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। तो देखिए 20 से 25 नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 10 से 12 होते हैं। कितने होते हैं? एक झुंड में 10 से 12 होते, 20 से 25 नहीं होते। तो पहला वाला विकल्प तो आपका गलत हो गया। दूसरा विकल्प देख लेते हैं। दूसरा विकल्प है आपका हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। तो बी वाला विकल्प भी आपका गलत है। जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 वर्ष, कितना? 14 से 15 वर्ष जो बच्चे होते हैं वो 14 से 15 वर्ष रहते हैं झुंड में, उसके बाद अलग होते हैं। तो बी वाला विकल्प भी आपका गलत हो गया। तीसरा विकल्प पढ़ लेते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ये बिल्कुल सही है। जो स्वस्थ हाथी होता है 100 किलोग्राम का मतलब होता है 1 क्विंटल, है ना। ये इतना जो पत्ते होते हैं या फिर झाड़ियां होती है उनको खा लेता है एक दिन में। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनियां ही
सभी फैसले लेती है, यानी कह सकते हैं कि जो नेता होती है झुंड की वो कौन होती है, तो जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो होती है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ वाला विकल्प होगा वो सही होगा, यानी कि सी और डी कहाँ पर है, तीसरे वाले विकल्प में, और ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पर हाथी के बारे में जानकारी ले लीजिए। हाथी का चित्र आपने देखा होगा, हाथी भी देखा होगा, सामने से देखा होगा, है ना। तो हाथी क्या है, स्थलमंडल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी है, और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो वो है हाथी। कब घोषित किया गया था, 2010 में। हाथी की आयु लगभग कितनी होती है, 70 साल होती है, और हाथी काले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है, और इसका दिमाग काफी बड़ा होता है। देखिए यदि दिमाग के बारे में पूछे तो लगभग कितने किलो का होता है, 5.5 किलो का होता है हाथी का दिमाग, और सबसे बड़ा दिमाग होता है। भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ पर, कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। साथ में हाथी समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व कौन करती है, जो सबसे बुजुर्ग है, जो सबसे बुजुर्ग हथनी है वो समूह का नेतृत्व करती है, यानी कि नेता होती है। हाथी के नर बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया, 14 से 15 साल बाद ही ये समूह को छोड़ते, 4 से 5 वर्ष के बीच में नहीं छोड़ते हैं। एक जो स्वस्थ हाथी होता है, स्वस्थ लिखा हुआ है, एक स्वस्थ हाथी होता है और दिन भर में 100 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल पत्ती, छाल या घास फूस खा लेता है, और यहाँ शाकाहारी होता है, तो आपको सभी को पता होगा। और गर्मी से बचने के लिए हाथी क्या करता है, कीचड़ या फिर जल में खेलना पसंद करता है। साथ में इसका जो गर्भकाल होता है हथनी का, है ना, या हथनी का जो गर्भकाल होता है वो सर्वाधिक कितने माह का होता है, तो 22 माह का होता है। कितने माह का, 22 माह का होता है। और ये किस राज्य का राज्य पशु है, ये पूछा जाता है, तो 3 राज्य का है। कितने राज्य के, 3 राज्य। अब 3 राज्य कौन कौन सा, केरल, कर्नाटक और झारखंड, ये 3 राज्य का राज्य पशु भी है। और हाथी दिन भर में केवल कितना सोता, सबसे कम सोता, देखिए सबसे विशाल का है, सबसे बड़ा है लेकिन सोता बहुत कम है, 2 से 4 घंटे ही सोता है, ये पूछा जाता है। और जिनको नहीं पता है वो डेफिनेटली गलत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनका वजन ज़्यादा है, सबसे बड़ा है तो ज़्यादा देर तक सोता है, लेकिन नहीं, मात्र 2 से 4 घंटे ही सोता है हाथी दिन भर में। और हाथी मधुमक्खियों से डरते हैं, इनके कान में जो मधुमक्खी होती है वो घुस जाती है और परेशान करती है, इसलिए ये मधुमक्खियों से इनको डर लगता है। हाथी 150 मील दूर से बारिश का पता लगा सकता है कि बारिश होगी या फिर नहीं, ये पता हाथी लगा लेता है 150 मील दूर से। हाथी एक दूसरे की जो चिंगाड़ है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बाघ के बारे में बताया था कि 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, इनकी जो चिंगाड़ है वो 8 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं, इतनी तेज इनकी चिंगाड़ होती है हाथी की, है ना। और भारतीय हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर पर 4 नाखून, याद रखिएगा, पिछले पैर पर 4 नाखून, और प्रत्येक सामने के पैर पर 5 नाखून होते हैं, सामने की ओर 4, पीछे की ओर 5, है ना। इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब, 12 अगस्त को। चलिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, जितने भी निकटवर्ती राज्य, जितने भी राज्य सभी बता चुका हूं, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊं, उसके पहले देना है, क्योंकि मैं तो बताऊंगा ही। वीडियो को यहां पर पुश कर लीजिएगा, यानी कि रोक दीजिएगा, और आंसर कमेंट के माध्यम से देना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल है, या फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है। राइट आंसर क्या होगा आपका, तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ये तीनों राज्य तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं। देखिए, मच्छरों से फैलने वाले रोग के बारे में पूछा गया, ये पूछा गया है ना एग्जाम में। अब इस प्रकार से पूछा गया या फिर इसको घुमा फिरा कर पूछा गया, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। कूट में आपको आंसर देना है कि कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है, तो आपका वो मलेरिया है, डेंगू है और चिकनगुनिया। निमोनिया मच्छरों के काटने से नहीं फैलता है ना, तो A, C और D आपका सही आंसर होगा, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। देखिए, अन्य से भिन्न पूछा गया था, यह प्रश्न जरूरी नहीं कि यही प्रश्न है, लेकिन भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। 4 विकल्प दे दिए, उसमें से भिन्न आपसे पूछा था कौन सा भिन्न है। नदी, पर्वत, झील, झरना, या मेरी तरफ से बताया गया है, तो इसमें से भिन्न क्या है, पर्वत है ना, बाकी सब पानी के स्रोत है, पर्वत नहीं है, पहाड़ नहीं है, तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, टोटल मैंने यहाँ पर 45 प्रश्न के बारे में आपको बताया, टोटल यहाँ पर 46 प्रश्न रखे हैं। तो अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है, यह प्रश्न भी पूछा गया था। जड़ कौन सा नहीं है, मूली, शकरकंद, टेपियोका या फिर आलू। तो सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, आलू। आलू जड़ के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब में कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं, या फिर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके भाग
आप कह सकते हैं जड़ भी खाते हैं उसके और पत्ते भी खाते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा भाग भी खाया जाता है। दोनों ही आपके सामने है। जड़ कौन कौन सी है? मूली, गाजर, चुकंदर, ये जड़ है। तना क्या है? आलू, प्याज, अदरक है, जिसको हम खाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। पत्ता में क्या आता है? धनिया पत्ता, गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता आदि ये सभी पत्ते के अंतर्गत है। बीज में चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, फूल, सहजन, केला, कचनार, फली, ये सभी बीज के अंतर्गत आती है, इसको जिसको हम खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा भाग उनका खाया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी जड़ और पत्ते हम खाते हैं वो है मूली, है ना। मूली को आपने देखा होगा, मूली की आप जो मूली होती हैं, जो जड़ होती हैं, है ना, उसको भी खाते हैं, उसके पत्ते भी खाए जाते हैं। फूल और फल में केला और सीताफल है, इसका फूल और फल खाया जाता है। बीज और पत्ते चना, मेथी, सरसों है। तना और पत्ते में लहसुन और प्याज है। तो ये जो वीडियो था ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो था, काफ़ी आपको इसमें मज़ा आया होगा, है ना। इस वीडियो में जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। यदि आप यहाँ तक आ गए होंगे तो बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और किस पर आपको वीडियो चाहिए ये भी आप बता सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।